Hello, welcome to my channel NG Medicals. A very good afternoon to all of you. Today we are going to discuss about a topic that is COPD. So the full form is chronic obstructive pulmonary disease. So this chronic obstructive pulmonary disease is a disease of the lung, right? So इसमें आया है एक word chronic. तो सिंपल सी चीज है, ये एक सीवियर कंडीशन होगी. That's why it is said to be a chronic. ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, कहाँ पे हो रहा होगा? एयरवे में हो रहा होगा. सिंपल सी चीज है, अगर लंग से रिलेटेड है तो एयरवे में ही ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा होगा. पल्मोनरी मींस लंग. हम लंग्स को अदर मेडिकल वर्ड में पल्मोनरी बोलते हैं. डिजीज. ओके, सो देख लेते हैं कि सीओपीडी में हो क्या रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द एनाटॉमी. So in anatomy, I have already told you in all the previous lectures कि हो क्या रहा है यहाँ पे. हमारी एनाटॉमी में हमारी लंग्स जो है वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हम काउंट करते हैं, और लंग्स हमारे डायरेक्टली अटैच हैं किससे? हमारे ट्रैकिया से अटैच हैं. ठीक है, ट्रैकिया आती है और दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है. ये जो दो पार्ट में डिवीजन हुआ है, इनको हम बोलते हैं ब्रोंकाइज. ठीक है, फिर हमारे ब्रोंकाइज बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड हो गई, जिनको हमने ब्रोंकियल्स बोल दिया. और ब्रोंकियल्स, ये हैं ब्रोंकियल्स. ठीक है, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ इसको जूम करके दिखा रही हूँ. तो ये जूम में ये देखिए, ये सारे ब्रोंकियल्स हैं, और ब्रोंकियल्स से हमारे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स अटैच होते हैं. दैट ऑल आर नोन एज एल्वोलाइज, जो कि हमारे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज होने में कंप्लीट वर्क करते हैं. ठीक है, सो सीओपीडी में हो क्या रहा है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है. कहाँ हो रहा है? या तो फिर यहाँ होगा, एयरवे में होगा, या तो एल्वोलाइज में होगा. राइट, तो कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा होगा. तो हमारा सीओपीडी क्रोनिक क्यों है ना? क्रोनिक है ना ये कंडीशन. तो क्रोनिक क्यों है? क्योंकि इट इज कंपोज्ड ऑफ द टू डिजीजेस. दो कंप्लीट डिजीज से मिलके ये बनता है. फर्स्ट है एम्फाइसीमा एंड सेकंड है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस. सो हम देख लेते हैं कि एम्फाइसीमा क्या है एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में एक बार देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन हमारा क्या बोल रहा है. सो इन इंट्रोडक्शन इन्होंने बताया है कि क्रोनिक है तो लंग में क्रोनिक इन्फेक्शन हुआ होगा, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हुई होगी जिसकी वजह से वो डिजीज क्रोनिक हो गई. बट इट इज अ क्यूरेबल और प्रिवेंटेबल डिजीज अगर हम अवेयर हैं तो. ठीक है, विच इज एविडेंस बाय प्रोग्रेस इन अ इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन, जो कि कहाँ हो रहा है? इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन हमारे एयरवे में हो रहा है. ठीक है, क्या कर रहा है? हार्मफुल है. किस चीज के लिए हार्मफुल है? हमारे ऑक्सीजन सप्लाई एंड कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करने के लिए हार्मफुल है. हमारी ऑक्सीजन सप्लाई हमें प्रॉपर नहीं मिल पाएगी अगर हमारे एल्वोलाइज को कुछ भी हो जाता है, तो हम सब जानते हैं. ये एक क्रोनिक कंडीशन है जिसमें सीवियरिटी बढ़ती चली जा रही है. हमारे इंटरनल लंग्स के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो डायरेक्टली अफेक्ट हो रहे हैं, और हमारी ब्रीदिंग डिफिकल्टी कंटिन्यूअस अफेक्ट होती जा रही है. डेफिनेशन देख लेते हैं. इन डेफिनेशन, इट इज अ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसमें सीधे सीधे हमारे पास बहुत हार्श सिम्टम्स आते हैं. एयरवे में प्रॉब्लम हो गई है और फुली रिवर्सिबल है. दैट मीन्स कि ये रिपीट हो सकता है. राइट, अगर ये एक बार हुआ है तो ये फिर से हमको हो सकता है, इसीलिए क्रोनिक है. और दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं कि एक ऐसी डिजीज है जो डायरेक्टली अफेक्ट करती है हमारे एयर फ्लो को, हमारी एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है, जो कि कंपोज्ड ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज है. अपने में ही ये एक ऐसी डिजीज है जो दो डिजीज को लेके साथ चलती है. फर्स्ट है हमारी एम्फाइसीमा एंड सेकंड है हमारी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस. इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा बनता है सीओपीडी. सो नेक्स्ट हम देखते हैं एम्फाइसीमा क्या है. एम्फाइसीमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी जो एयर सैक्स हैं, या हमारे जो कह सकते हैं एयरवेज हमारे जो हैं, ठीक है, वो कंप्लीटली डायलेट हो जाते हैं परमानेंटली. ठीक है, परमानेंट डायलेट हो जाते हैं. परमानेंट डायलेट होने का क्या मतलब हुआ? सिंपल सी चीज है, कोई चीज जिसका स्ट्रक्चर नॉर्मल है तो वो नॉर्मल फंक्शन करेगी. अगर उसके स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंजेस हो जाते हैं तो उसके फंक्शन में भी वेरिएशंस आ जाएंगे, हम सब जानते हैं. ठीक है, यहाँ पे परमानेंट अगर डायलेशन हो जा रहा है तो सिंपल सी चीज है, हम परमानेंट डायलेशन का मतलब ये नहीं कि कंप्लीट लंग डायलेट हो गया. नो, लंग में कहीं ना कहीं कोई ना कोई
कह सकते हैं उसकी लाइनिंग, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ग्रूव्स बन जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं जब इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, अंदर कफिंग, हार्ड कफिंग की वजह से स्क्रैचेस पड़ जाते हैं तो गड्ढे बन जाते हैं। गड्ढे बनने की वजह से क्या होता है कि उसके अंदर पस फॉर्मेशन हो जाता है। पस फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज हो जाएंगे, वो अपने आप को रेप्लिकेट कर लेंगे एंड रेप्लिकेट करने के बाद कंप्लीट लंग को अफेक्ट कर देंगे। ओके, सो सेम एम्फाइसेमा में क्या हो रहा है कि ग्रूव्स बन रहे हैं, गड्ढे बन रहे हैं जो कि लंग के एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं, जिसको हमने परमानेंट डायलेशन बोल दिया है, वो रिकवर नहीं हो रहे हैं। ओके, और ये ग्रूव्स बन कर रहे हैं वॉल ऑफ द एयरवेज, हमारी जो एयरवेज है, जो जिसे हम ट्रैकिया, ब्रोंकाइस, ब्रोंक्यूल्स, एल्वोलाइज बोलते हैं, यहाँ इन सारे जगहों पे क्या हो रहा है, ये सारी इन सारी जगहों पे इनके वॉल्स पे क्या हो रहा है, डायलेशन हो रहा है, ग्रूव्स बन रहे हैं। ठीक है, अब क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या है? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हम पहले ही ब्रोंकाइटिस में पढ़ चुके हैं। क्रोनिक मीन सीवियर कंडीशन। ब्रोंकाइटिस में क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन एंड इन्फ्लेमेशन हो रहा है हमारे ब्रोंकाइज में, राइट। ब्रोंकाइज हम सब जानते हैं कि ट्रैकिया ने अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, वो हमारे हो गए ब्रोंकाइज बन गए। ठीक है, तो ब्रोंकाइज जब अफेक्ट होंगे तो सिंपल सी चीज है, उनकी ब्रांचेस भी अफेक्ट होंगी, जिनको हमने ब्रोंक्यूल्स बोल दिया था। ब्रोंक्यूल्स अफेक्ट होंगे तो उनसे अटैच हमारे एयर सैक्स, जो जिनको हम एल्वोलाइज बोल रहे थे, वो भी अफेक्ट होंगे, राइट। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इज ऑल्सो अ वेरी डेंजरस कंडीशन, क्योंकि ये पूरी ऑर्गन्स को, लंग के पूरे स्ट्रक्चर को क्या कर लेती है, इन्फेक्टेड कर देती है। सो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये 2 ईयर तक होती है, कंटिन्यूअस 2 साल तक ये हो सकती है। हर साल में 3 मंथ ये ले लेती है, मतलब 3 महीने तक आप बेड रिडन हो जाओगे, इस तरह की ये क्रोनिक डिजीज होती है। ओके, सो आई थिंक आपको दोनों का डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। एम्फाइसीमा में क्या हो रहा है, हमारे लंग्स के अंदर ग्रूव्स बन रहे हैं, गड्ढे बन जा रहे हैं, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन की वजह से, नेक्रोसिस की वजह से गड्ढे बन जा रहे हैं। और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या हो रहा है, म्यूकस प्रोडक्शन हो रहा है, लंग के अंदर म्यूकस प्रोडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एम्फाइसीमा। फर्स्ट है सेंट्रियासिनर। सो सेंट्रियासिनर क्या है, एक बार दिखा देती हूँ मैं। इसमें हो क्या रहा है सेंट्रियासिनर में, तो एम्फाइसीमा का टाइप है तो इसका मतलब डायलेशन हो रहा होगा, एबनॉर्मल डायलेशन कह सकते हैं। ठीक है, तो एबनॉर्मल डायलेशन हो रहा होगा, किसमें हो रहा है, ब्रोंक्यूल्स में हो रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि सेंट्रियासिनर का मेन मीनिंग क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लंग्स हो गए, मान लीजिए ये लंग हुआ, ठीक है, लंग में हमारी ब्रोंकाइज अंदर गई थी, हम समझ रहे हैं, पर यहाँ पे बात किसकी हो रही है, ब्रोंक्यूल्स की हो रही है। तो सेंटर में कौन गया, ये तो साइड में गई, ब्रोंकाई साइड में गई, सेंटर में कौन गया, सेंटर में हमारे फैले हुए हैं ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे एबनॉर्मल डायलेशन किसके अंदर हो रहा है, इन ट्री लाइक ब्रांचेस जो हमारी ब्रोंक्यूल्स हैं, इनके अंदर एबनॉर्मल डायलेशन हो रहा है। इसका मतलब ग्रूव्स जो थे, जो एबनॉर्मल ग्रूव्स मैं आपको बता रही हूँ, वो किसके अंदर बने, इन ब्रोंक्यूल्स के अंदर एबनॉर्मल ग्रूव्स बन गए। क्लियर हुआ आपको, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत सिंपल है। ओके, मोस्टली ये अपर लोब को अफेक्ट कर देता है। हमारे पास, हम जानते हैं कि हमारे पास लोब्स होते हैं, ठीक, लेफ्ट वाले में सिर्फ 2 लोब होते हैं और राइट वाले में हमारे पास कंप्लीट 3 लोब होते हैं। ठीक है, लोब 1, लोब 2 एंड लोब 3, और लेफ्ट वाले में लोब 1 एंड लोब 2। ठीक है, तो अपर लोब में, यानी कि अगर लेफ्ट वाले में होगा तो इस वाले लोब में अफेक्शन होगा, और अगर राइट वाले में होगा तो इस वाले लोब में अफेक्शन होगा। पॉजिटिव फैक्टर्स क्या है कि स्मोकिंग की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, या वो वर्कर्स जो जिनका ऑक्यूपेशन ऐसा है कि वो बहुत ज्यादा डस्ट में काम करते हैं, ठीक है, लेबर कह सकते हैं हम, या कॉटन इंडस्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं, या कोल माइंस, कोयले की खान जिसे हम बोलते हैं, यहाँ काम करते हैं, ऑक्यूपेशन उनका ये है, तो इन सबको ज्यादा रिस्क है क्या होने का, एम्फाइसीमा होने का। नेक्स्ट मूव करते हैं सेकेंड टाइप पे। नेक्स्ट है पाइनस इनर। ठीक है, पाइनस इनर एम्फाइसीमा क्या है, ये देखिए पिछले वाला जो है वो अपर लोब को अफेक्ट कर रहा था, ये किसको कर रहा है, ये जस्ट अपोजिट है, लोअर लोब को अफेक्ट कर रहा है। कॉजेटिव एजेंट सेम है, सिगरेट स्मोकिंग इज द मेन कॉज जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। ओके, प्रॉब्लम सेम हो रही है, देखिए उसमें भी डायलेशन हो रहा था अपर लोब में, इसमें भी डायलेशन हो रहा है लोअर लोब में।
पैरासेप्टल, तो पैरासेप्टल जो है वो किस में हो रहा है, प्लूरल कैविटी में हो रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया है, हर लेक्चर में बताती हूँ, फिर भी बता देती हूँ। प्लूरा कौन होती है, हमारे लंग्स के सराउंडिंग की जो लेयर है वो है प्लूरा। तो वो सिंगल नहीं होती है, वो डबल होती है, डबल सैक होती है। उसके बीच में क्या होता है, प्लूरल कैविटी होती है। दो प्लूरा के बीच में एक प्लूरल कैविटी होती है, खाली स्पेस होता है, उस स्पेस में फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अफेक्शन किसको हो रहा है, हमारी प्लूरा को अफेक्शन हो रहा है, डायरेक्ट अफेक्शन। ओके, ये बहुत कम होता है। ठीक है, बहुत कॉमन नहीं है, लीस्ट कॉमन है, यानी सबसे कम कॉमन ये टाइप है। देन आते हैं मिक्स्ड। मिक्स्ड क्या है, मोस्ट कॉमन है, ठीक है, लीस्ट सिग्निफिकेंट है। एंड कहाँ मिलता है, स्कार टिश्यू में, जो टिश्यू अफेक्टेड हो चुके हैं, जिस टिश्यू, डेड टिश्यू कह सकते हो आप, हो सकता है कि उसको पहले से ही अफेक्शन था, उसको पहले से ही इतना इन्फेक्शन हो गया था कि उसके टिश्यू नेक्रोसिस हो गए थे, डेड टिश्यू हो गए थे। उस डेड टिश्यू के आसपास हमारा क्या हो रहा है, हमारा मिक्स्ड एम्फाइसीमा बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे बन रहा है, डेड टिश्यू के आसपास हमारा मिक्स्ड एम्फाइसीमा बन रहा है। तो ये मिक्स्ड क्यों कहा गया, इसका एक रीजन भी होगा, क्योंकि इसका ये किस चीज का कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है पल्मोनरी फाइब्रोसिस का, ओके, एंड खुद में एम्फाइसीमा। तो पल्मोनरी फाइब्रोसिस क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पल्मोनरी मींस लंग्स। फाइब्रोसिस में क्या होता है कि एबनॉर्मल पस फॉर्मेशन हो जाता है। क्यों हो जाता है, टिश्यू डेथ हो जाती है, कोई भी इन्फेक्शन की वजह से ये चीज हो सकती है लंग में। अगर टिश्यू डेथ हो गई, जिसको हमने बोला है पल्मोनरी फाइब्रोसिस, तो मिक्स्ड एम्फाइसीमा होने के पूरे चांसेस होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस पे। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस मैं आपको बता चुकी हूँ क्या है, बहुत क्रोनिक कंडीशन है, जिसमें हमारे यहाँ पे देख सकते हो आप ब्रोंकियल्स, जो ये ब्रोंकियल है हमारे, ठीक है, इन ब्रोंकियल्स में हो क्या रहा है, देखिए क्या हो रहा है, इन ब्रोंकियल्स का साइज छोटा हो जा रहा है और इन्फेक्शन हो जा रहा है। ठीक है, वो जो रेड वाली इसमें एज में लाइन दिखा रहे हैं वो इन्फेक्शन को इंडिकेट कर रही है, ये देखिए इन्फेक्शन हो जा रहा है इसको, जिसकी वजह से इसके बाद क्या होगा, पस फॉर्मेशन हो जाएगा, और पस फॉर्मेशन की वजह से वो क्रोनिक कंडीशन में चला जाएगा। तो इसके भी बहुत सारे टाइप्स है, देख लेते हैं। फर्स्ट है सिंपल क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो सिंपल क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में सिंपल है, देखिए इसमें पस नहीं बन रहा है, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, इसमें सिर्फ कफिंग हो रही है। ये कह सकते हैं कि माइल्ड कंडीशन है, ना मॉडरेट है ना क्रोनिक है, ये माइल्ड कंडीशन है। ठीक है, इसमें सिंपली क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रही है सिम्टम, कफिंग से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन कंप्लीटली ये बंद नहीं होता है, ऑब्स्ट्रक्शन इसमें नहीं होता है। देन क्रोनिक कंडीशन देख लेते हैं, म्यूकोप्लूरेंट ब्रोंकाइटिस है ये। ठीक है, म्यूकोप्लूरेंट ब्रोंकाइटिस, इसमें हो क्या रहा है, इसमें देखिए म्यूको से बना म्यूकस, तो म्यूकस बन रहा है, इसमें म्यूकस प्रोडक्शन हो रहा है। ओके, सेकेंडरी टू द इन्फेक्शन, मतलब कोई इन्फेक्शन हुआ होगा, ठीक, उस इन्फेक्शन की वजह से ये क्रोनिक बन गया। पहले ये था, हो सकता है कि जो सिंपल वाला था उस वही अगर ठीक से ट्रीट ना किया गया हो, उसका ट्रीटमेंट नहीं चला हो, और लॉन्ग टर्म चलने से की वजह से, लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन की वजह से वो क्रोनिक में चेंज हो गया हो। देन नेक्स्ट है क्रोनिक अस्थमेटिक। तो क्रोनिक मीन सीवियर, अस्थमेटिक मीन्स अस्थमा के सिम्टम आएंगे इसमें। ठीक है, ब्रोंकाइटिस तो सिंपल सी चीज, इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। इसमें हो क्या रहा है, ब्रोंकियल अस्थमा की वजह से वो इतना ज्यादा सीवियर हो रहा है कि वो क्रोनिक में चेंज हो जा रहा है और एक्सेसिव सिम्टम आ रहे हैं, और इसमें चांसेस भी होते हैं कि ब्रोंकियल अटैक, वो सॉरी अस्थमेटिक अटैक भी आ सकते हैं। देन नेक्स्ट है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकाइटिस। तो ऑब्स्ट्रक्टिव है तो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ होगा, ऑब्स्ट्रक्शन क्यों हुआ होगा, क्योंकि म्यूकस प्रोडक्शन हुआ होगा, सिंपल सी चीज है। आई थिंक आपको टाइप्स क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं कॉजेस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा स्मोकिंग। हम सब जानते हैं कि स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर, बहुत कॉमन ये सेंटेंस है, मैं हर बार बोलती हूँ। बट क्यों लंग कैंसर कॉज कर रहा है, क्योंकि स्मोकिंग करने से क्या होता है कि स्मोकिंग में जितना भी जो भी मटेरियल होता है वो क्या करता है, वो जो हमारा लंग है उसकी लाइनिंग को अफेक्ट करता है, उसकी लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन कर देता है, जिसकी वजह से पस फॉर्मेशन और अदर इन्फेक्शन हो सकते हैं। देन हाउस होल्ड एयर पॉल्यूशन। तो ये तब होगा जब आपको एयर पॉल्यूशन से एलर्जी हो, मे बी,
ठीक है, या हो सकता है कि एयर पोल्यूशन की वजह से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपके बॉडी में एंटर कर गए। सेम एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन भी हम सेम काउंट करेंगे कि हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से या तो आपको एलर्जिक रिएक्शन हुआ होगा। अस्थमा विद एयरवे रीमॉडलिंग। अस्थमा मैंने आपको बताया ना, क्रोनिक वाले में अस्थमा भी आया था, तो अस्थमा होगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली अस्थमा होगा तो आपके पहले से ही लंग अफेक्टेड हैं। रीमॉडलिंग मीन्स हो सकता है कि अस्थमा बहुत क्रोनिक कंडीशन में चेंज हो गया हो, जिसकी वजह से आपकी एयरवे लाइनिंग अफेक्ट हुई होगी और उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया होगा। स्ट्रक्चर चेंज होने का रीमॉडलिंग का मतलब ही होता है कि चीजों का बदलना, यानी कि स्ट्रक्चर उसका बदल गया होगा, मे बी ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ गया है तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, उसकी जो ट्यूबिंग थी वो नैरो हो गई है, बहुत छोटी हो गई है। देन पोस्ट टीबी, पोस्ट ट्यूबरक्लोसिस, तो हो सकता है टीबी की वजह से भी सिंपली लंग डिजीज है तो प्रॉब्लमेटिक होगी ही होगी। जेनेटिक सस्टेबिलिटी, ठीक है, तो जेनेटिक सस्टेबिलिटी क्या है? जब जेनेटिकली कोई चीज माल फॉर्म हो जाती है, माल फॉर्मेशन यानी कि बिफोर बर्थ, ठीक है, जो हमारा फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रक्चर होता है, कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रक्चर होता है, हो सकता है जेनेटिक डिफिकल्टी हो, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लंग का कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो रहा है और लंग प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। सो आई थिंक आपको इतना क्लियर हुआ होगा। नहीं क्लियर हुआ है तो कमेंट बॉक्स में यू कैन आस्क मी। देन अदर सिम्टम्स भी देख लेते हैं। एज फैक्टर हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम सब जानते हैं कि एज, जैसे जैसे एज हमारी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारा रिस्क फैक्टर्स भी इंक्रीज होता जाएगा। ओके, देन केमिकल एक्सपोजर, तो ये हम कंप्लीटली किस में ले लेंगे एलर्जिक रिएक्शन में ले लेंगे कि अगर एलर्जिक रिएक्शन है तो वीजिंग, डिस्निया जैसी प्रॉब्लम आपको क्रिएट होंगी। देन AAT डिफिशियंसी, AAT डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है? अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन एक कह सकते हैं प्रोटीन होता है, ठीक है, अल्फा 1, ये ए फॉर अल्फा 1, AT मीन्स एंटी ट्रिप्सिन, ठीक है, प्रोटीन होता है। वो प्रोटीन क्या करता है? स्पेशली वो फंक्शन करता है लंग के लिए, वो लंग के डैमेज होने को बचाता है, लंग को इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन से बचाता है। अगर वो प्रोटीन हमारी बॉडी में कम है, हमारे ब्लड में कम है या नहीं है, तो हमें इजिली लंग डिजीज हो जाएगी। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इसमें पूरा कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होने के पूरे चांसेस होते हैं इन्फेक्शन होने के, तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। नेक्स्ट आ जाते हैं पैथोफिजियोलॉजी पे। सो इन पैथोफिजियोलॉजी यहाँ पे देखिए, पैथोफिजियोलॉजी में मैं फर्स्ट लाइन को हमेशा इटियोलॉजिकल फैक्टर्स मानती हूँ और ये सही भी है। आप किसी पर्टिकुलर चीज को नोट डाउन करने से अच्छा है कि यहाँ पे मैंने नोट कर दिया है वो बात अलग है, सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए नोट किया है। आप यहाँ पे इटियोलॉजी भी डाल सकते हो। ड्यू टू द इटियोलॉजिकल फैक्टर्स प्रॉब्लम क्या हो रही है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर हो चुके हैं इटियोलॉजी की वजह से, और एंटर होने की वजह से क्या हुआ, इरिटेशन हो जाएगी हमारे इंटरनल। सिंपल सी चीज है, हमारी बॉडी के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर सकती है जब भी कोई एंटीजन या फॉरेन बॉडी एंटर करती है। तो सेम चीज यहाँ पे हो रही है, जैसे जैसे एंटीबॉडीज एंटीजेंस हमारे अंदर एंटर हो रहे हैं तो हमारे अंदर का जो म्यूकस सिक्रीशन है, वो बहुत, म्यूकस ग्लैंड जो होती हैं वो बहुत सेंसिटिव होती हैं, ठीक है, वो एक मैसेज का भी काम करती हैं कि अंदर कोई फॉरेन बॉडी आ गया है, तो म्यूकस सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे म्यूकस सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है, एक गॉबलेट सेल्स होते हैं हमारे, जो कि स्पेशल सेल्स हम मानते हैं, ये होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। इनका मेन फंक्शन होता है कि इंक्रीज म्यूकस सिक्रेशन। वैसे तो म्यूकस सिक्रेशन होता ही है, लेकिन ये गॉबलेट सेल्स देख लेते हैं कि कोई अदर फॉरेन बॉडी आ रही है तो ये अपनी म्यूकस सिक्रेशन को बहुत ज्यादा इंक्रीज करने लगते हैं। जैसे ही म्यूकस सिक्रेशन इंक्रीज होने लगता है, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, सॉरी ये मूव करना बंद हो गया है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो है ये है हमारा म्यूकस, राइट, और ये जो मूव कर रही है ये हमारी सीलिया मसल है। ओके, हमारी पूरी बॉडी में सीलियाज होती हैं जो कि चीजों को हटाने में काम करती हैं। तो ये क्या कर रही है, म्यूकस को हटाने में काम कर रही है। ये म्यूकस को एक जगह स्टे करने से बचा रही है। अगर म्यूकस एक जगह स्टे हो जाएगा तो वो ऑब्स्ट्रक्शन का काम करने लगेगा। फिर क्या होता है कि जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ता है,
वैसे वैसे जब हमारी एंटीबॉडीज उस पे लाइक उनको किल नहीं कर पाती है, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो चुका होता है और किल नहीं कर पाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने आप को रेप्लिकेट करने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, और जैसे जैसे वो बढ़ने लगते हैं वैसे वैसे हमारा म्यूकस बढ़ने लगता है। म्यूकस बढ़ने लगता है तो वो सीलिया को कवर कर लेगा। सिंपल सी चीज है, आप ये देखिए अभी इतनी इसकी थिक लेयर है, अगर म्यूकस का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा तो ये आधी सीलिया को कवर करेगा, फिर ये कंप्लीट सीलिया को कवर करेगा। तो सीलिया क्या कर पाएगी, सीलिया फिर उसको मूव नहीं कर पाएगी, और म्यूकस क्या करेगा, वो एयरवे को ब्लॉक कर देगा। यहाँ पे देखिए म्यूकस का एक कोट बन जाएगा, कोटिंग बन जाएगी वॉल में, क्योंकि सीलिया कहाँ होती है, हमारी वॉल्स के अंदर होती है, जो हमारे लंग्स है उसकी वॉल में ये सारी सीलियाज हैं। ठीक है, तो अब सीलिया वर्क नहीं कर पा रही है क्योंकि म्यूकस ने उसको कवर कर लिया है, और हमारा एयरवे क्या हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है। सो गॉबलेट सेल्स कंटिन्यूअस करते रहेंगे इंक्रीज, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव है। वो फॉरेन बॉडी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे वो म्यूकस को इंक्रीज करते चले जा रहे हैं, और वैसे वैसे म्यूकस क्या कर रहा है, एयरवे को ब्लॉक करते चला जा रहा है, और एयरवे नैरो होती चली जा रही है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो रहा है, एंड बाद में क्या हो रहा है, कंप्लीट इन्फेक्शन हो रहा है। सो पैथोफिजियोलॉजी क्लियर हुई है आपको? नहीं हुई है तो प्लीज आप फिर से एक बार कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। देन नेक्स्ट आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे। सो क्लिनिकल फीचर्स हम दोनों के साथ में ही देखेंगे, एम्फाइसीमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के हम साथ में देखेंगे, क्योंकि ये कह सकते हैं कि अगर हम इसको सेपरेटली देखेंगे तो टाइम वेस्टिंग भी होगा और आपको लर्न नहीं होगा। अगर हम इन दोनों को साथ में देखते हैं तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे लर्न करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एम्फाइसीमा का फर्स्ट क्लिनिकल फीचर्स देखें तो पिंक पफर्स। तो पिंक पफर्स क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड में दिखाती हूँ। इस पर्सन को देखिए, ये आपको थोड़ा बहुत पिंक दिख रहा होगा इमेज ज्यादा अच्छी नहीं है, मुझे मिली नहीं, लेकिन आपको ये दिख रहा होगा पिंकिश पिंकिश। और इसका स्ट्रक्चर देखिए, कंप्लीटली आपका रिप, आपको इसका रिप केज, ये एप्स नहीं है तो आप इसे एप्स मत समझिएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट रिप केज इसका शो हो रहा है, कॉलर बोन इसकी शो हो रही है, ठीक है। तो ये बहुत थिन है। उसके नेक्स्ट में देखिए एक पर्सन है जो कि ओबेस है, थोड़ा सा हेल्दी है, एंड ब्लूइश डिस्कलरेशन है उसकी बॉडी पे। अब मैं आपको इन दोनों का पर्पस बताती हूँ दिखाने का कि मैंने आपको ये क्यों दिखाई है। ओके, तो पिंक पफर्स वही पर्सन है जो कि बहुत थिन और पिंकिश दिख रहा है। ओके, तो पिंक पफर्स होता कब है, ये एक एम्फाइसीमा का कह सकते हैं कॉम्प्लिकेशन है या साइन एंड सिम्टम है। इसमें होता क्या है कि किसी भी पर्सन को प्रॉपर ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगती है, बहुत ज्यादा जब एम्फाइसीमा हो जाता है तो उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगती है, वो बहुत ज्यादा ब्रीथ करता रहता है, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ होती है उसको, ठीक है। जिसकी वजह से वो करता क्या है कि उसके अंदर O2 है, प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई उसके अंदर है, उसका ब्लड भी प्रॉपर है, उसकी ऑक्सीजन सप्लाई भी प्रॉपर है, लेकिन उसको ब्रीथ करने में प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से वो पिंकिश है। उसके अंदर ऑक्सीजन डेफिसिट नहीं है, ऑक्सीजन कह सकते हैं एक्स्ट्रा ही है, वो बहुत जल्दी 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 ब्रीथ कर रहा है, ठीक है, वो पिंकिश है इसलिए। सेम नेक्स्ट वाला जो पर्सन है वो ब्लूइश दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का पेशेंट है जिसको क्या हुआ है, ब्लू ब्लॉटर्स हुआ है। इसको क्या हो रहा है, इसके अंदर ऑक्सीजन सप्लाई रिडक्शन है, रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई है, जिसकी वजह से उसको साइनोसिस हो रखा हुआ है। समझ गए, इसके पास एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई, और इसके पास रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई। क्यों, क्योंकि इसका ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा हुआ है और इसका क्या है, डायलेशन हो रखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा जनरल थिननेस। वो थिन इसलिए है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ब्रीथ कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी कैलोरी घट रही है, कम हो रही है, और कैलोरी कम हो रही है तो उसका फैट भी धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। ये ओबेज है क्योंकि इसको बहुत ज्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं है। इसको तब तक ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं होगी जब तक इसके प्रॉपर जो एयरवे है वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है एंशियस एक्सप्रेशन, इसलिए क्योंकि अब सिंपल सी चीज है, जब आपको डिस्निया कभी होगा ना, मान लीजिए डिस्निया हो रहा है किसी को, तो उसके फेस पे दिख जाएगा आपको, एंशियसपन दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो सेम यही चीज इसके ऊपर नहीं है क्योंकि उसको अभी उतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही है। इसको सीवियर ब्रेथलेसनेस हो रही है, बहुत तेज तेज वो ब्रीथ कर रहा है, इसको माइल्ड है, ठीक है, इसको उतनी ज्यादा ब्रेथलेसनेस नहीं है। डिस्निया इसको भी है पर वो माइल्ड कंडीशन पे। इसको क्या है, बहुत कम स्प्यूटम प्रोडक्शन हो रहा है। क्यों,
क्योंकि उसको कहीं, मैंने आपको एम्फाइसीमा में बताया ना कि उसमें स्प्यूटम प्रोडक्शन होता है लेकिन बहुत कम होता है या तो नहीं होता है, तो सेम चीज यहाँ पे है कि नहीं होता है या बहुत कम होता है, लेकिन उसको म्यूकस प्रोडक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, टिस आया, इन्फ्लेमेशन आया। ओके, इनको कफिंग भी नहीं है ज्यादा, ठीक है, लेस कफिंग है क्योंकि इनको म्यूकस प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इनको कफिंग ज्यादा है क्योंकि इनको म्यूकस प्रोडक्शन हो रहा है। ओके, देन नेक्स्ट देख लीजिए, सेम दिखाती हूँ मैं आपको। सेंट्रल साइनोसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ द कोर पल्मोनरी इन अ लेटर स्टेज। सेंट्रल साइनोसिस विद कोर पल्मोनरी सीन इन अ अर्ली स्टेज। तो सेंट्रल साइनोसिस मींस, ये देखिए, कोर पल्मोनरी स्टेज हो रही है, ठीक है। कोर पल्मोनरी स्टेज मींस जब हमारा कोर, लाइक जो हमारे बीच के ऑर्गेन्स है, मेन ऑर्गेन्स है, वो अफेक्ट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारा लंग और हमारा हार्ट, जो कि मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है, दोनों ही दोनों, ठीक है। ये सप्लाई का काम करता है, ये फिल्ट्रेशन का काम करता है। ओके, सो पहले में क्या हो रहा है कि साइनोसिस हो रहा है, ओके, लेकिन इनको बहुत लेट साइनोसिस हो रहा है क्योंकि इनके अंदर ऑक्सीजन सप्लाई अभी उतना ज्यादा कम नहीं है, इनके अंदर ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर जा रही है, बट इनको अर्ली साइनोसिस होगा। क्यों होगा? क्योंकि इनकी इम्प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई हो चुकी है। इसमें नो पेरिफेरल एडिमा होगा, इसमें पेरिफेरल एडिमा होगा। पेरिफेरल एडिमा क्या होता है, लेग्स और हैंड्स में, ठीक है, फेस पे जो एडिमा होता है उसको हम पेरिफेरल एडिमा बोलते हैं। ये देखिए, तो इनको नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन उतना ज्यादा रिड्यूस नहीं है, इनको है क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन रिडक्शन होने लगा लेट स्टेज में। अदर सिम्टम्स देख लेते हैं जो कि हमारे निमोनिया के सिम्टम्स थे, जो हमारे कह सकते हैं कि अस्थमा के सिम्टम थे, वही सेम सिम्टम्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारा वीजिंग हो गया, चेस्ट पेन हो गया, चेस्ट टाइटनेस हो गया, फीवर एंड इंक्रीज द पल्स रेट। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। सो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे एज यूजुअल, जैसे हम करते चले आ रहे हैं। तो हिस्ट्री कलेक्शन में हम उनसे पूछ लेंगे अबाउट स्मोकिंग की हिस्ट्री तो नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो कि कंप्लीट सीओपीडी में सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट किसका है, स्मोकिंग का है, लॉन्ग टर्म स्मोकिंग का है, या बहुत प्रीवियस हिस्ट्री रही होगी उनकी स्मोकिंग की, ये सारी चीज हम पूछेंगे। प्रीवियस अफेक्शन पूछ सकते हैं, क्योंकि सीओपीडी में मैंने आपको बताया कि जब क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की कंडीशन आएगी तो कंटिन्यूअस 2 ईयर तक उसको अफेक्शन हो सकता है, और हर ईयर में 3 महीने तक वो अफेक्टेड हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम पूछेंगे। ऑक्यूपेशन पूछ सकते हैं कि कहाँ पे उनका वर्क प्लेस है, कहाँ वो काम करते हैं, एंड साइन एंड सिम्टम पूछ सकते हैं, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या पूछेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन में हम पेन पूछ सकते हैं, वीजिंग, डिस्निया, चेस्ट पेन, वाइटल साइन चेक कर सकते हैं। तो वाइटल साइन चेक करेंगे, वाइटल साइन में हमें क्या क्या पता चलेगा, सिंपल सी चीज है, उसको फीवर आ रहा है, उसकी पल्स रेट इंक्रीज हो रही है, एंड उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी वेरिएशन हो रहा है। तो ये सारी चीजें हम पूछेंगे। देन हम परकेशन कर सकते हैं। परकेशन मैंने आपको बताया था कि हैंड को कप शेप में बना के हम बैक में परकेशन कर सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा, फुलनेस पता चल जाएगी कि अगर कफिंग है तो कैसी आवाज आ रही है, कोई चीज फुल होती है तो कैसी आवाज आती है, थोड़ी सी डीप आवाज होती है दबी हुई, और अगर कफिंग नहीं है, कफ नहीं है, स्प्यूटम नहीं है, तो थोड़ी सी ओपन वाली आवाज आती है, ठीक है। देन एस्कल्टेशन में हम ब्रेथ साउंड देख लेंगे, वीजिंग साउंड, ये सारी चीजें हम देख लेंगे। फिर आते हैं चेस्ट एक्सरे। तो चेस्ट एक्सरे में आपको कोई भी पल्मोनरी डिजीज में चेस्ट एक्सरे में आपको क्लाउडिश पोर्शन दिखेगा, ठीक है। क्लाउडिश पोर्शन दिखने से हमें क्या पता चलेगा कि इन्फेक्शन या म्यूकस प्रोडक्शन या म्यूकस स्टोरेज है, ठीक है। देन पीएफटी कर सकते हैं स्पाइरोमीटर के थ्रू, मैंने आपको पहले ही बताया, हर लेक्चर में बता चुकी हूँ, तो मुझे नहीं लगता मुझे बार बार रिपीट करना चाहिए। सो हर लेक्चर में आप देख चुके हो, सेम चीज मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा देख लेते हैं। स्पाइरोमीटर क्या है, हमारा एक डिवाइस है जो कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और मैनेजमेंट दोनों में हेल्प करता है। इस स्पाइरोमीटर में करते क्या है, हम लोग इस स्पाइरोमीटर में एक पेशेंट को बोलते हैं कि वो ब्रीथ करे, स्पाइरोमीटर के जो माउथ पीस है उसको माउथ में डाल के ब्रीथ करेगा, ठीक है। ब्रीथ करने पे तीनों बॉल्स साथ में ही ऊपर जाएंगी, अगर उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी है तो बॉल्स ऊपर कंप्लीटली नहीं जा पाएंगी, ठीक है। तो जैसे ही वो इनहेल करेगा तो बॉल्स ऊपर चली जाएंगी, तो हम उसको कहेंगे 1
2 एंड 3 काउंट करे, उसके बाद एक्सहेल करे। तो ये एक एक्सरसाइज भी हो गई और इससे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन भी हो गया कि हमें पता चल जाएगा कि बॉल्स ऊपर जा रही है कि नहीं जा रही है, उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है या नहीं है। देन एबीजी करेंगे, आर्टीरियल ब्लड गैस से हमें सिंपल सी चीज है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एस्टिमेशन पता चल जाएगा कि बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कितना ब्लड में कितना है उनका लेवल, उसी के अकॉर्डिंग हम ऑक्सीजन ट्रीटमेंट देते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर से हमें पता चल जाएगा कि बॉडी में कितना ऑक्सीजन सेचुरेशन है, तो हमारा कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 90, सीओपीडी की मैं बात कर रही हूँ, 90% से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, सीओपीडी की कंडीशन में। लैब टेस्ट में सेम ब्लड एग्जामिनेशन एंड स्प्यूटम एग्जामिनेशन में हमें बहुत तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पता चल सकते हैं, जैसे स्टेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, क्लेप्सिला निमोनिया, ये सारी चीजें हमें पता चल जाएंगी। इन्फ्लुएंजा, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस हमें पता चल जाएगी और इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ट्रीटमेंट, ठीक है। ट्रीटमेंट के बेसिस पे लैब एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ब्लड में कह सकते हैं इन्फेक्शन आ गया है या ब्लड में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए हैं तो हम उन्हें बहुत सीवियर कंडीशन मानते हैं। देन आ जाते हैं अपने मैनेजमेंट पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिकल मैनेजमेंट हम देखेंगे। फर्स्ट है हमारा इम्प्रूव वेंटिलेशन। तो हमें वेंटिलेशन इम्प्रूव करना है। कैसे इम्प्रूव करेंगे? हम ऑक्सीजन सप्लाई दे सकते हैं क्योंकि हम स्पायरोमीटर से पहले ही चेक कर चुके हैं। SpO2 हमने बाकी पल्स ऑक्सीमीटर वगैरह सारी चीजें यूज कर ली हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमें कितना ऑक्सीजन सप्लाई प्रोवाइड करना है। ब्रोंकियल सिक्रीशन को हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। चेस्ट फिजियोथेरेपी हम देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लिकेशंस को हमें प्रिवेंट करके रखना है क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट बहुत ज्यादा परेशान है और अगर कॉम्प्लिकेशन इंक्रीज होते जाएंगे तो पेशेंट विल लीड टू द डेथ। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पे दो तरह की कंडीशन आ रही है। हमें तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक हमें कंप्लीटली साइन एंड सिम्टम पता नहीं होंगे। हम सब जानते हैं कि एम्फाइसीमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस दोनों का जो साइन एंड सिम्टम्स है वो एकदम अपोजिट है विद ईच अदर। तो हमें अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट करना है और एग्जैक्ट ट्रीटमेंट करना है और सीओपीडी को रिड्यूस करना है तो हमें पता करना चाहिए कि कौन से साइन एंड सिम्टम आ रहे हैं, एम्फाइसीमा के आ रहे हैं या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के आ रहे हैं या दोनों के एक साथ आ रहे हैं। देन हेल्थ मेंटेनेंस को हमें प्रमोट करके रखना है। क्लाइंट को हेल्थ एजुकेशन देनी है कि किस तरह से वो अपनी हाइजीनिक प्रैक्टिस कर सके, किस तरह से वो अपने आप को अदर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन से बचा सके, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से बचा सके। ये सारी चीजें पेशेंट और उसकी फैमिली दोनों को ही हमें इन्फॉर्म करके रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्विट सिगरेट स्मोकिंग, क्योंकि हमें पता है कि सीओपीडी का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन है वो है सिगरेट स्मोकिंग, और अगर कंटिन्यूअस सिगरेट स्मोकिंग होता रहा तो सीओपीडी का ट्रीटमेंट वर्क नहीं करेगा। एक्सरसाइज प्रमोट करनी है, ना कि बहुत हैवी एक्सरसाइजेस। मैं यहाँ पे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की बात कर रही हूँ। डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम प्रमोट कर सकते हैं, तो मैं आगे आपको बताऊंगी डिफरेंट टेक्निक्स की, किस तरह की टेक्निक हमें यूज करना है जिससे कि हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकें, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस को कंट्रोल करके रखना है। कॉम्प्लिकेशंस अगर इंक्रीज हो जाएंगे तो पेशेंट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। देन कॉम्प्लिकेशंस अगर मेंटेन रहेंगे या हम उसको कंट्रोल करके रखेंगे तो पेशेंट की जनरल हेल्थ अपने आप ही इंप्रूव रहेगी। देन ऑक्सीजन सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन थेरेपी हम कंप्लीट अपने एबीजी और इन सब से हम पता कर चुके हैं कि हमें कितना ऑक्सीजन देना है। एटलीस्ट 15 आवर पर डे ऑक्सीजन देना है सीओपीडी की क्रोनिक कंडीशन में। क्रोनिक तो है ही है, ठीक है। इस कंडीशन में हमें 15 आवर का इनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है जिससे कि हम किससे बचा सके, रेस्पिरेटरी फेलियर से बचा सके और सर्वाइवल को इंक्रीज कर सके। एटलीस्ट हमें कहां तक पहुंचाना है ब्लड में ऑक्सीजन? 90% हमें पहुंचाना है। अगर 90% नहीं हुआ, मैं आपको पहले बता चुकी हूं, तो रेस्पिरेटरी फेलियर होने के पूरे चांसेस होंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम वैक्सीनेशन करा देते हैं, हम पर ईयर वैक्सीनेशन करा सकते हैं सीओपीडी के लिए। सो वैक्सीनेशन में हम इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन का यूज करते हैं जो कि रिड्यूस करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अफेक्शन को, रिड्यूस करके रखता है और डिक्रीज करके रखता है मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट ऑफ द पेशेंट का, जो कि सीओपीडी में हो सकती है। सो अप्रोक्सीमेटली 50% ये चांस कम करता है सीओपीडी के।
पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन देना है विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस, पोजीशनिंग, बिहेवियरल चेंजेस, मेडिकेशंस एंड एजुकेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं वेंटिलेशन इंप्रूव करने के लिए। तो हम अभी तक ऑक्सीजन सप्लाई से तो वेंटिलेशन इंप्रूव कर ही रहे थे, बट अगर ऑक्सीजन सप्लाई इज नॉट लाइक सफिशिएंट, सीओपीडी की क्रोनिक कंडीशन जैसी कंडीशंस में ऑक्सीजन सप्लाई सफिशिएंट नहीं होती है, तो हमें यहाँ पे क्या करना होता है, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी यूज करना होता है। सो फर्स्ट यहाँ पे देखिए ब्रोंकोडायलेटर्स इन्होंने दे रखा हुआ है। सो ब्रोंकोडायलेटर्स क्या करते हैं, ब्रोंकियल्स को डायलेट करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रही है, जो हमारे ब्रोंकियल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, स्पाज्म हो रहा है, उनका एरिया कम हो रहा है, उनका वॉल्यूम कम हो रहा है क्योंकि म्यूकस प्रोडक्शन हो रहा है। सो हम एल्ब्यूटरॉल सल्फेट वगैरह दे सकते हैं, ये स्प्रेज में हम स्प्रे के फॉर्म में देते हैं जिससे कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो खाने में। तो स्प्रे अगर वो यूज करेगा तो क्या होगा, ये ब्रोंकियल्स को डायलेट करके रखेंगे और प्रॉपर वेंटिलेशन का काम करेंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी सेम चीज हम यूज करते हैं। ब्यूटिसोनाइड हम यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द इनहेलेशन। ये पाउडर फॉर्म में आता है जो हम इनहेलेशन में प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि ये क्या करता है, ये म्यूकस के इफेक्ट को कम करता है और डायलेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है सीओपीडी में। सो फर्स्ट टेक्निक है हमारी कफिंग टेक्निक। तो देखिए मैंने हर लंग डिजीज में आपको ये टेक्निक्स नहीं बताई हैं क्योंकि सीओपीडी एक क्रोनिक कंडीशन है, सो इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। कफिंग करनी है बट किसी टेक्निक के थ्रू करनी है कफिंग। सो यहाँ पे हम टेक्निक देख लेते हैं। हफिंग टेक्निक फर्स्ट हमारी कौन सी है, हफिंग टेक्निक। सो हफिंग टेक्निक क्या है, हफिंग टेक्निक में क्या करते हैं, हम थोड़ा सा प्रेशर लगाते हैं, किसमें, एक्सहेल करने में, इनहेल करने में नहीं, एक्सहेल करने में। हमने इनहेल कर लिया, ले ली ब्रीथ, अंदर ब्रीथ इन कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, डीप ब्रीथ लेने के बाद 2 to 3 सेकेंड का पॉज लिया, उसके बाद प्रेशर के साथ एक्सहेल किया। जब हम प्रेशर के साथ एक्सहेल करेंगे तो जो कफ होगा वो बाहर आने के लिए दिस टेक्निक इज सो सफिशिएंट कि कफ को बाहर ला सके, ठीक है। तो ये हम 3 बार एटलीस्ट करेंगे और पेशेंट को बोलेंगे कि एटलीस्ट ये 3 बार परफॉर्म करें, और ज्यादा प्रॉब्लम हो तो 2 बार ही परफॉर्म करें। सो हफिंग हम करते कैसे हैं ये भी बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम पेशेंट को बोलेंगे कि वो सिट स्ट्रेट बैठ जाए, ठीक है। चिन को टिल्ट करके रखेगा अप साइड, जैसे कि इन्होंने कर रखा हुआ है। माउथ को ओपन करके रखेगा, चिन टिल्ट एंड माउथ ओपन, एंड देन स्लोली उन्होंने ब्रीथ इन किया एंड 2 सेकंड का पॉज लेके हार्शली उन्होंने ब्रीथ आउट किया, जिससे कि कफ आउट हो जाएगा। देन सेकंड है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग टेक्निक। ये सेकंड टेक्निक है हमारी, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग टेक्निक। सो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग टेक्निक एक बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव टेक्निक है। ये करती क्या है, ये मसल डायफ्राम जो हमारी मसल है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, जिससे कि वो प्रॉपर इनहेल और एक्सहेल में फंक्शन कर सके। हम सब जानते हैं कि डायफ्राम जो मसल होती है वो हमारे रेस्पिरेशन में बहुत उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। वो क्या करती है, वो लंग्स को जब हम इनहेल करते हैं तो डायफ्राम क्या होती है, रिलैक्स हो जाती है। आई थिंक आपको मैं एक डायग्राम बता देती हूँ, दिखाती हूँ डायग्राम। सपोज ये हमारे लंग हो गए, ठीक है, ये 2 हमारे लंग हो गए, सॉरी थोड़ा सा, ठीक। डायफ्राम हमारी कहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है हमारी डायफ्राम, है ना, ये होती है हमारी डायफ्राम ऐसे करके। सो इस डायफ्राम का वर्क क्या होता है, ये नॉर्मल है अभी, ठीक है, नॉर्मल है। जब हम इनहेल करते हैं तो एयर अंदर जाती है, ठीक है, तो ये डायफ्राम क्या करती है, ये अपना एरिया इंक्रीज कर देती है। ये अभी इस टाइम पे ये कॉन्ट्रैक्टेड है, ठीक है, ये रिलैक्स हो जाती है। तो जब रिलैक्स हो जाएगी तो लूज हो जाएगी, लूज हो जाएगी तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, तो ये डायफ्राम नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो जब ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी तो जैसा कि आप देख सकते हो, पहले इसकी पोजीशन यहाँ पे थी, अब इसकी पोजीशन थोड़ा नीचे है, तो हमारे लंग को इतना स्पेस मिला,
एक्स्ट्रा स्पेस मिला, तो एक्स्ट्रा स्पेस मिलने पर लंग हमारे क्या होते हैं, एक्सपैंड होते हैं, ठीक है, एयर फिल हो जाती है, लंग एक्सपैंड होते हैं और स्पेस कवर कर लेते हैं। तो जैसे ही हम एक्सहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, लंग अपनी प्रीवियस पोजीशन में चले जाते हैं, फिर से अपना साइज छोटा कर लेते हैं और डायफ्राम अपने प्रीवियस पोजीशन में आ जाती है, ठीक है। ये जो इसकी प्रीवियस पोजीशन थी ना, ये फिर से कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है और ये अपने प्रीवियस पोजीशन में फिर से आ जाती है। ये होता है डायफ्राम का फंक्शन। तो इस डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग टेक्निक्स में क्या हो रहा है कि डायफ्राम जो है वो अपने आप को प्रॉपर क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करा रही है। तो अब हम देख लेते हैं कि ये टेक्निक एग्जैक्टली है क्या। इस टेक्निक में यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले क्या है, इस डायग्राम में आप देखिए एक लेडी है जो कि शी इज लाइंग ऑन द बेड, ठीक है, पिलो का सपोर्ट ले रखा हुआ है उन्होंने। कहाँ पे सपोर्ट ले रखा हुआ है, हेड के नीचे एंड अपने नीज के नीचे, और नीज इनके थोड़े से बेंड है, ठीक है। वन हैंड इनका जस्ट ऑन दी चेस्ट पे है एंड द अदर हैंड इज जस्ट बिलो दी रिब केज, ओके। तो रिब केज के थोड़ा सा नीचे है और एक हैंड जो है इनका वो चेस्ट वॉल पे है। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ कि डायफ्राम को फ्री मूवमेंट की एक चांस मिलेगा। इसमें हो क्या रहा है कि सबसे पहले हमने पेशेंट को बोला है कि अब वो स्लोली ब्रीथ करे, ब्रीथ इन एंड 2 सेकंड का पॉज लेके ब्रीथ आउट। सेम इनको ये कंडीशन करनी है, और ब्रीथ करना किससे है, नोज से करना है, माउथ से नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर हम माउथ से ब्रीथ करते हैं तो ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर होने के चांसेस होते हैं। सेम पोस्चर मेंटेन करके रखना है इनको। फर्स्ट पोजीशन में इन्होंने, फर्स्ट देखिए पोजीशन में इन्होंने क्या किया, अपने आप को पोजीशन कर लिया। फर्स्ट टेक्निक में क्या किया, इन्होंने अपने आप को पोजीशन में ले आई। सेकेंड में इन्होंने ब्रीथ किया, कैसे ब्रीथ किया, स्लोली इनर इनहेल किया एंड स्लोली एक्सहेल किया 2 सेकंड का पॉज लेने के बाद, ठीक है। एंड इनके हैंड की पोजीशन और लेग्स की पोजीशन सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। थर्ड में इन्होंने क्या किया, एक्सहेल बाय मेकिंग द पर्स्ड लिप, ठीक है। पर्स्ड लिप होता है, फिश के लिप्स आपने देखे कैसे वो अपने लिप्स को इस तरह से बना लेती है, ये हमारी फिश हो गई, ठीक है। डॉल्फिन के भी लिप्स आपने देखे होंगे, वो किस तरह से अपने लिप्स को बना के रखती है, उसी तरह से लिप्स के पोजीशन हमें बना के रखने हैं। क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा, जब O2 बाहर आएगी तो प्रेशर से बाहर आएगी। जैसा कि पाइप में जब पानी आता है तो अगर हम उसमें फिंगर लगा लेते हैं तो पानी का प्रेशर बढ़ जाता है, वो फास्टली बाहर आता है। उसी तरह जब हम अपने लिप्स का पोजीशन बना लेंगे और लिप्स का थोड़ा सा एरिया कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो जो CO2 है वो फास्टली बाहर आ जाएगी। नेक्स्ट सेम डायफ्रामेटिक एक्सरसाइज है जो कि हम बैठ के भी कर सकते हैं अगर आप लेट के कंफर्टेबल नहीं है तो बैठ के कैसे करना है कि हमें प्रॉपर रिलैक्स होके बैठना है, लेग्स भी रिलैक्स होने चाहिए, आपकी नेक वगैरह सब रिलैक्स होनी चाहिए, और सेम प्रोसीजर करना है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन करेंगे 2 सेकंड का पॉज लेंगे और ब्रीथ आउट करेंगे, हैंड की पोजीशन सेम रहेंगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा, और हमें सेम प्रोसीजर करना है अगर हम लेट के नहीं कर पा रहे हैं तो। सिटिंग पोजीशन में हमें पिलो की कोई नीड नहीं है, पर हमें रिलैक्स होके बैठना है ताकि हमारे जो इंटरनल मसल है, जो हमारी डायफ्राम मसल है, वो भी रिलैक्स रहे। नेक्स्ट आ जाते हैं ब्रीदिंग टेक्निक। नेक्स्ट ब्रीदिंग टेक्निक हमारी क्या है, सिटिंग पोजीशन में हम बैठ सकते हैं, एल्बो को थोड़ा सा बेंड करेंगे, जैसे कि इन्होंने बेंड कर रखा हुआ है, यहाँ पे देखिए इन्होंने एल्बो को अपनी बेंड कर रखा हुआ है, हमने बैठे हुए हैं। इन्होंने क्या किया, इनहेल किया, डीप ब्रीथ एक्सरसाइज हम इसे कह सकते हैं कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप कुछ भी बोल सकते हो कि ये डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज है। इन्होंने ब्रीथ इन किया, 2 सेकंड का पॉज लिया एंड देन एक्सहेल किया। इससे क्या होगा, म्यूकस का जो कह सकते हैं थिक है वो थोड़ा सा थिन हो जाएगा, वो बाहर आ सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट में। तो फर्स्ट है हमारा बुलेक्टमी। सो टमी मीन्स होता है रिमूवल, हम सब जानते हैं। स्कोपी मीन्स होता है विजुअलाइजेशन। सो बुलेक्टमी क्या है, इट इज अ रिमूवल ऑफ द लार्ज एरिया ऑफ द एयर सैक्स। जैसा कि इस इमेज में आप देख सकते हो, ये एयर सैक की देखिए क्या पोजीशन हो गई, कितना ज्यादा इसमें फिल्ड हो रखा हुआ है एयर, राइट। तो एयर सैक हमारी कौन है, एल्वोलाइज। तो ग्रुप ऑफ द एल्वोलाइज को हम रिमूव करते हैं इसमें। जो एल्वोलाइज, मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे एल्वोलाइज अफेक्ट हो रही हैं, जितना भी एल्वोलाइज का एरिया अफेक्ट हुआ है उस पूरे ग्रुप को हम रिमूव कर देते हैं। क्यों, क्योंकि वो फंक्शन भी नहीं कर पा रही है और हमारे लंग्स में अननेसेसरी स्पेस को क्या कर रही है,
उन्होंने कवर कर रखा हुआ है। तो हमें स्पेस को फ्री करना है, इस वजह से हम क्या करते हैं, बुलेक्टमी करते हैं एंड रिमूवल ऑफ द लार्ज एरिया ऑफ द एयर सैक्स करते हैं, लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी। ठीक है, तो जिस हिसाब से हम यहाँ पर वॉल्यूम या स्पेस को हम इंक्रीज कर रहे थे इन्फेक्टेड एल्वोलाइज को रिमूव करके, यहाँ पर भी हम सेम चीज करेंगे। तो हम उस एरिया को निकाल देंगे जो कि मोर अफेक्टेड एरिया है, ठीक है, और उन टिश्यूज को भी रिमूव कर सकते हैं जो कि मोस्ट अफेक्टेड टिश्यूज है। इसमें हम करते क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं क्या कर रहे हैं इसमें हम करते क्या है कि देखिए, हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कैच बोलते हैं या रिंग फॉर्सेप भी इसको बोलते हैं। तो इस रिंग फॉर्सेप को हमने क्या कर रखा हुआ है, इंसर्ट किया हुआ है। इंसर्ट करने के बाद अफेक्टेड एरिया पे हमने इसको रखा हुआ है, और जितना भी हमें ये प्रोट्यूड यानी उभरा हुआ पार्ट मिल रहा है ना, उस एरिया में हम स्लाइड कट करेंगे और उसको पंचर करेंगे। इसको रिमूव हम नहीं कर रहे हैं, हम इसको स्लाइड कट करके पंचर कर रहे हैं। पेरिफेरल एरिया में, आसपास के एरिया में हम इसको पंचर कर रहे हैं। ठीक है, 3 बार ये प्रोसीजर हम करते हैं जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम को रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब इंक्रीज कर सकते हैं, सॉरी। ठीक, तो आप सोच रहे होंगे कि हम पंचर क्यों कर रहे हैं, हम रिमूव क्यों नहीं कर रहे हैं। हम रिमूव इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये सर्जरी हम तब करते हैं जब बहुत ज्यादा एरिया अफेक्टेड हो चुका होता है। ठीक है, बहुत लार्ज एरिया अफेक्टेड हो चुका होता है, तो हम पूरा एरिया बाहर नहीं निकाल सकते हैं, या तो हम पूरा एक लोब बाहर निकालें। लेकिन मल्टीपल लोब में अगर हुआ होगा तो हम ये वाला प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। इसमें हम पंचर करते हैं और इन्फेक्शन को रिड्यूस करते हैं, और बाकी फिर अपने फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट से उस बच्चे कुचे कंप्लीट ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब बच्चे कुचे इन्फेक्शन को हम रिड्यूस करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा ये लंग ट्रांसप्लांटेशन। तो इसमें कंप्लीट लंग ट्रांसप्लांटेशन होगा। सिंपल सी चीज है, जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी, बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन, जिसमें हमारा लंग फंक्शन नहीं कर सकता है और किसी भी ना सर्जिकल ना मेडिकल मेथड से वो ट्रीट हो सकता है, तो हम कंप्लीट लंग को क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट कर देते हैं, न्यू लंग का ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। सो नेक्स्ट आ जाते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सीओपीडी में। कॉम्प्लिकेशंस में हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो सिंपल सी चीज है, इतने ज्यादा डिजीज कंडीशन इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से कंटिन्यूअस इंक्रीज इन डिजीज कंडीशन विच विल लीड टू द रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। नेक्स्ट है हमारा एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर। सो सिंपल सी चीज है, दो तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ 2 डायग्नोसिस या डिजीज कंडीशंस आर अकरिंग इन अवर लंग्स। सो जिसकी वजह से हमें क्या हो रहा है कि एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर के चांसेस इंक्रीज हो रहे हैं। देन नेक्स्ट है न्यूमोथोरेक्स हो रहा है। ठीक है, न्यूमोथोरेक्स की वजह से क्या हो रहा है, रप्चर हो रहा है। सो न्यूमोथोरेक्स क्या है, न्यूमोथोरेक्स हम कह सकते हैं कि कोलैप्स हो जाता है हमारा लंग को इतना एरिया नहीं मिल पाता है कि वो एक्सपैंड हो सके। क्योंकि हमारी जो प्लूरल कैविटी है उसके अंदर इतना फ्लूइड भर चुका है कि हमारे लंग को अंदर स्पेस ही नहीं मिल रहा है कि वो क्या कर सके, एक्सपैंड हो सके। इस वजह से क्या हो रहा है, एट लास्ट क्या होगा, रप्चर हो जाएगा। जब फ्लूइड का प्रेशर इंक्रीज होता रहेगा, फ्लूइड का जो कंटेंट है वो इंक्रीज होता रहेगा, और हमारे पास जब स्पेस नहीं बचेगा तो क्या हो जाएगा, रप्चरेशन हो जाएगा। देन वेंटिलेशन में क्या हो रहा है, वेंटिलेशन में हाइपोक्सीमिया हो रहा है। सो हाइपोक्सीमिया क्या होता है, डिक्रीज इन ऑक्सीजन सप्लाई इनटू द ब्लड में ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, बिकॉज ब्लड प्रॉपर सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है, एंड एल्वोलाइज हमारी ऑटोमेटिकली अफेक्ट हो गई हैं, तो हमारा O2 नहीं जा पा रहा है। सो कंप्लीट बॉडी के ब्लड में O2 नहीं है एंड हाइपोक्सीमिया हो जा रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट में। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले हमें वाइटल साइंस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये हमारा बेसिक होता है कि कोई भी पेशेंट आता है तो हम वाइटल साइंस चेक करते हैं, एंड यहाँ पे वाइटल साइन की 4 चीजों में 3 चीजें अफेक्ट हो रही हैं। कौन कौन सी चीजें, फीवर, पल्स एंड रेस्पिरेशन ऑल। ठीक है, ये 3 चीजें ऑलरेडी अफेक्ट हो रही हैं, तो वाइटल साइन पे हमें ज्यादा ध्यान देना है। पेशेंट के सैचुरेशन पे हमें आइडेंटिफाई करना है। क्यों आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम ऑक्सीजन सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। मेडिकेशंस टाइमली देनी है एज प्रिस्क्राइब बाय द फिजिशियन, जैसे जैसे फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब कर रखी हुई है, हमें टाइम टू टाइम मेडिकेशन प्रोवाइड करनी है। O2 एडमिनिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि कंप्लीटली O2 रिडक्शन हो रहा है, हाइपोक्सीमिया हो रहा है, सो O2 एडमिनिस्ट्रेशन हमें करना है।
CO2 का भी डेमोन्स्ट्रेशन हमें देखना है, क्योंकि अगर बॉडी बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगी, CO2 का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में हार्म होने लगेगा, जिस वजह से टॉक्सिसिटी हमारी बॉडी में बहुत इंक्रीज हो जाएगी एंड लंग के साथ साथ अदर ऑर्गन्स भी अफेक्टेड हो जाएंगे। Encourage the patient to increase an intake of the fluid for the तो हमें हर बार कोई भी सिर्फ सीओपीडी ही नहीं, कोई भी म्यूकस प्रोडक्शन वाली ऐसी डिजीज है जो कि लंग को अफेक्ट कर रही है, उस टाइम पे हमें वाटर सप्लाई प्रॉपर लेनी है। एटलीस्ट 3 लीटर पर डे हमें लेना है, जिससे कि हमारा जो म्यूकस है वो थिक की जगह थिन हो जाए और कफिंग के थ्रू बाहर आ जाए। पॉस्चरल ड्रेनेज करा देंगे, क्योंकि हमें कफिंग को बाहर निकालना है एंड हमारी जो एक्स्ट्रा फ्लूइड कलेक्शन हो रहा है लंग में, जो कि लंग्स को आगे चल के कोलैप्स कर सकता है, प्लूरल इफ्यूजन कर सकता है, ठीक है, न्यूमोथोरिक्स कर सकता है। इन सारे कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए हमें क्या करना है, पोस्टीरियर ड्रेनेज करना है। देन परफॉर्म द ओरल सक्शनिंग इफ नीडेड। सो पॉस्चरल ड्रेनेज मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये हम कैसे करते हैं कि निडल को प्रिक करके रखते हैं, किसमें, हमारे प्रूलर कैविटी में रखते हैं, जो कि हमारी कौन है, लाइनिंग ऑफ द लंग है, क्योंकि वहां पे एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड हो रखा हुआ है। उस निडल से हमारा एक कैथेटर अटैच होता है, जिस निडल के थ्रू हमारा जो जितना भी एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो हमारा ड्रेन होके बाहर आ जाता है और उस बैग में फुल हो जाता है। सो हम ये मील के बाद ही कराते हैं, क्योंकि हम इसको रोक के रखते हैं, हम इसमें स्टॉप करने की एक फैसिलिटी होती है, हम इसको रोक के रखते हैं। जैसे ही पेशेंट मील कराने से पहले ही हम ये चीज कराते हैं, जिससे कि पेशेंट को नोजिया वॉमिटिंग फील ना हो। सो दिस इज ऑल अबाउट सीओपीडी। आई थिंक द टॉपिक विल बी क्लियर टू यू, क्योंकि मैंने हर एक चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है। अगर आपको कुछ भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स एंड प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए इफ यू आर स्टिल नॉट सब्सक्राइबिंग। सो अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।